हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फिज़िक्स विद ममता। हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एस्टेट पीजीटी के सॉल्व करते हैं और अब हम पेपर एस्टेट पीजीटी 2022 के पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज हम 11th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 11 क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। वैसे अगर पेपर में देखें तो 101 नंबर क्वेश्चन से मैं शुरू कर रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे आप प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस को डेली करोगे तो आप बहुत अच्छे अपने कंसेप्ट बिल्डअप कर पाओगे, जिसकी वजह से आप आने वाले एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चंस को इजी ट्रिक से भी सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि हमें क्या सीखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या बेसिक्स है और क्या ट्रिक्स है उन क्वेश्चंस को करने की। ऐसे ऐसे ट्रिक्स और स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फिज़िक्स विद ममता, और नोटिफिकेशन के लिए सब बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 11। एक 30 वॉट पर मीटर स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी की सनलाइट है जो किस पे इंसिडेंट कर रही है, सरफेस ऑफ आ सोलर पैनल, ठीक है। उसका कुछ पार्ट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, और कुछ पार्ट उसका कितना हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। उसने कहा है कि 25% उसका रिफ्लेक्ट हो रहा है तो 75% उसका क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो टोटल फोर्स बताना है जो एग्जर्ट हो रहा है 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया विल क्लोज टू बी। तो इस क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि जो रिफ्लेक्शन की वजह से जो फोर्स एक्सर्टेड होता है वो किसके इक्वल होता है, और एब्जॉर्प्शन की वजह से जो फोर्स एक्सर्टेड होता है वो किसके इक्वल होता है। ये कंसेप्ट कहाँ से आया है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आया है। मैंने डिस्कस भी किया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन, जहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। वहाँ पे मैंने बताया भी है आई इंटेंसिटी, उस वीडियो का मैं आपको लिंक भी दे दूंगी। तो कितना फोर्स एक्सर्टेड होगा जब वो कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होगा, तो वो होता है 2I/c, और I यहाँ पे क्या है, एनर्जी डेंसिटी, और c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। और फोर्स कितना, जो एब्जॉर्प्शन की वजह से जो फोर्स एक्सर्टेड होता है किसी भी सरफेस एरिया पे, वो किसके इक्वल होता है I/c के इक्वल, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना हो गया, 25% तो रिफ्लेक्ट हुआ था और 75% क्या हुआ था, एब्जॉर्ब। तो 25% ऑफ फोर्स रिफ्लेक्टेड प्लस 75% ऑफ फोर्स एब्जॉर्ब। जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/4 इंटू 2I/c प्लस 3/4 इंटू I/c, तो आपके पास नेट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 5/4 I/c। और देखो I हमें गिवन है जो कितना है 30 वॉट पर मीटर स्क्वायर, और एरिया भी गिवन है 1 मीटर स्क्वायर। तो पुट कर देंगे, C भी पता है हमें, C किसके इक्वल है 3 इंटू 10⁸ ये वैल्यू तो आपको पता ही होती है। तो यहाँ पे फोर्स एक्सर्टेड कितना आ जाएगा 12.5 इंटू 10⁻⁸। तो ये आपका C ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये जो टॉपिक है ये मैंने करवाया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन, आप मेरी वीडियो में देख भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोर्सेज ऑफ एरर से पूछा हुआ है। देखो इसमें हमने पिछले 10 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन से भी किया था, और अब ये सेकंड क्वेश्चन आ गया फर्स्ट यूनिट से ही, जो क्या है, सोर्सेज ऑफ एरर। ये भी मैंने करवाए हुए हैं टॉपिक विद क्वेश्चन, आप देख सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियोस में। तो क्वेश्चन क्या है, द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड बाय अ मेजरिंग इट्स लेंथ एंड एरर ऑफ इट्स साइड। कि हमें क्या है, डेंसिटी निकालनी है किसी भी क्यूब की, ठीक है, जिसके मास और लेंथ आपको गिवन है। तो मैक्सिमम एरर उसके मास में तो है 1% और उसकी लेंथ में है 2%। तो हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम एरर क्या होगा उसकी डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए। तो हमें पता है एरर क्या होते हैं, हमेशा एडिटिव, और डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट वॉल्यूम भी हो सकता है, ये डेंसिटी ऑफ क्यूब पूछी है इसने, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज लेंथ क्यूब। तो हमारे पास जो सोर्सेज ऑफ मैक्सिमम एरर का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, डेल रो इंटू 100% इज इक्वल टू चेंज इन मास ओवर मास, मास में एरर इंटू 100% प्लस पावर क्या आ जाती है हमेशा आगे, डेल्टा एल इंटू 300। तो डेल्टा m/m की वैल्यू आपको गिवन है 1% प्लस 3 इंटू 2%, तो 1 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7%। इसके लिए मैं एक की पॉइंट भी बता देती हूँ। अगर आपका कोई भी ए है जिसका एरर आपको फाइंड आउट करना है, वो किसी भी डायमेंशन की पावर पे डिपेंड कर रहा है, मान लेते हैं वो x की p पे और y की q पे डिपेंड कर रहा है, उसका मैक्सिमम सोर्स ऑफ एरर आप कैसे लिखोगे, डेल्टा a/a इंटू 100 दैट शुड बी इक्वल टू, पावर हमेशा आगे आ जाएगी, डेल्टा x/x इंटू 100 प्लस q इंटू पावर हमेशा आगे डेल्टा y/y इंटू 100।
तो ये आप क्या निकाल सकते हैं, सोर्सेज ऑफ एरर का फॉर्मूला। तो हर बार सोर्सेज ऑफ एरर या फिर आपका यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन एक बन रहा है, तो उस यूनिट को हमें क्या करना है, बेस्ट तरीके से तैयार कर लेना है कि हमारी कोई गलती ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है काइनेटिक्स से, सेकंड यूनिट है ना 11th क्लास की काइनेमेटिक्स, उससे पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, एक पार्टिकल है जिसका मास है 20 ग्राम, जिसको मैंने ऊपर की तरफ फेंका है वर्टिकली अपवर्ड, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो वर्क डन कितना होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा ड्यूरिंग द टाइम, किस टाइम पे, जब पार्टिकल क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तब। तो हम जब पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो एट अ मैक्सिमम हाइट पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, मतलब v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और इनिशियल वेलोसिटी इसने कितनी दी है, 10 मीटर पर सेकंड, कितनी स्पीड से वो ऊपर की तरफ फेंक रहा है। और मास कितना दिया है पार्टिकल का, 20 ग्राम, उसको चेंज कर लेंगे किलोग्राम में तो 0.02 किलोग्राम। ठीक है, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ए क्या है हमारा, डाउनवर्ड ग्रेविटी लग रही है, तो a शुड बी इक्वल टू -g, और v की वैल्यू 0 है, u आपको गिवन है -2g, s की जगह h, जितनी हाइट वो कवर कर रहा है, तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी, h शुड बी इक्वल टू u²/2g। देखो हाइट हमने क्यों निकाली, क्योंकि हमें क्या चाहिए, वर्क डन, और वर्क डन कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो कितना डिस्प्लेस किया, मतलब उसकी कितनी हाइट थी, और फोर्स कितना लग रहा है, एक डाउनवर्ड वेट लग रहा है, क्योंकि पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका है तो एक नीचे की तरफ क्या लगेगा, डाउनवर्ड वेट, दैट शुड बी इक्वल टू -mg इंटू एच। तो g से g कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, -mu²/2। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई -1 जूल। इस क्वेश्चन को आप एक सेकेंड तरीके से भी कर सकते हैं, वर्क एंड एनर्जी थ्योरम से, सीखा है ना उसका। वर्क एंड एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल। तो देखो फाइनल की काइनेटिक एनर्जी तो कुछ होगी नहीं, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, लेकिन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी जो किसके इक्वल होती है, -mu²। ये वर्क डन होगा। तो आप इस फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हो। इसके करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, सेकेंड तरीका भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप वहाँ पे ये याद कर पाओ कि वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है तो 0, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगी, 1 - 1/2 mu²। तो इस फॉर्मूले से भी सेम ही आंसर आएगा, और आंसर क्या रहेगा, -1 जूल। ठीक है, जो भी तरीका आपको याद आए आप उसी तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 रजिस्टर क्या होगा जब उन दोनों को क्या किया है, मैंने सीरीज में कनेक्ट किया है। सॉरी, उसने कहा है कि जब 2 रेजिस्टेंस को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R8 ओम। तो 2 इक्वेशंस बनेगी, सीरीज में जब भी कोई 2 रेजिस्टेंस को मैं कनेक्ट करती हूँ तो R इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, ओनली उसके अल्जेब्रिक सम की, R1 प्लस R2। ठीक है, अगर पैरेलल में होंगे तो उनका अल्जेब्रिक सम क्या होगा, 1/R1, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसकी वैल्यू गिवन है आपको 4, और उसने पूछा है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, R1 R2। तो अगर फॉर्मूला पता है तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी R1 प्लस R2 18, सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/4। तो दोनों इक्वेशंस को जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे, R1 प्लस R2 की वैल्यू रख दो 18, R1 इंटू R2, बेहतर 2 रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई कितनी है, बेहतर, या तो वो 12 हो सकते हैं या फिर वो 6। आप ऑप्शन से भी इसमें जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन था। और ये +2 में से इलेक्ट्रिसिटी में से पूछा हुआ है, ओम्स लॉ भी पता है तो भी आप कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज इज इक्वल टू 3/2 RT। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ थ्योरी ऑफ गैसेस से पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी आइडियल गैस की क्या है, 3/2। तो CP की वैल्यू क्या होगी, CP और CV होता क्या है, CV क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ओवर टाइम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर मैं इस काइनेटिक एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, सॉरी टाइम नहीं टेम्परेचर, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर क्या कर दूँ, डिफ्रेंशिएट कर दूँ, तो मेरे पास क्या वैल्यू बनेगी, 3/2 R। R यहाँ पे क्या है, गैस कांस्टेंट, इसको बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला। ये आइडियल गैस के केस में क्या होता है, CP माइनस CV इज इक्वल टू NR। और अगर N 1 मोल है, इसने देखो बोला है 1 मोल, तो हमारे पास क्या है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो CP किसके इक्वल हो जाएगा, CV प्लस R। तो CV की वैल्यू हमें पता है 3/2 ऑफ R, दैट शुड बी इक्वल टू 5/2 ऑफ R, दैट शुड बी इक्वल टू 2.5। यह डायरेक्ट फॉर्मूला भी है CP को निकालने के लिए।
इसी तरीके से ठीक रहेगा, Cp इज इक्वल टू Cv प्लस आर। उसमें गलती होने के चांसेस हो जाते हैं क्योंकि उसमें अलग अलग होता है। अगर इसी में एक क्वेश्चन और करवा दूं मैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 5। अगर वो रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? 5। तो हमारे पास उसकी एनर्जी कितनी होती है? हमें पता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या कहती है, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएट होती है? हाफ RT या हाफ KT। तो ये क्या होगा? 5/2 ऑफ RT। अगर एनर्जी आपको ये गिवन है और CP पूछा है तो कैसे निकालोगे? सिमिलरली CV निकाल लो। CV क्या आ जाएगा? 5/2R और CP क्या आएगा? 5/2R प्लस R मीन 7/2R। तो हर टाइप के मॉलिक्यूल के लिए आपको निकालना होगा। आप अब की बार इसने मोनो एटॉमिक पूछा है तो हो सकता है अगली बार डाई एटॉमिक पूछ ले, या फिर एनर्जी ना गिवन हो। ये मोनो एटॉमिक के केस में होता है, इसमें इसने वैल्यू गिवन है। अगर वो सिर्फ मोनो एटॉमिक लिखता है तो भी आपको पता होना चाहिए। अगर वो सिर्फ डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल लिखता है तो आपके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो 5 होगी, तो ये हो जाएगी 5/2 ऑफ RT। ठीक है, तो इसमें हमने 2 क्वेश्चन कर लिए एक ही क्वेश्चन में, और ये ईजी भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 16th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। क्वेश्चन क्या है कि बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और बताना है कि कौन सा बुलियन एक्सप्रेशन गलत है, इनकरेक्ट पूछा है। तो फर्स्ट बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट में देखो, P को P से मल्टीप्लाई करोगे तो P बार प्लस P ऑफ QR। तो P बार किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन में कोई भी फंक्शन A और A बार होता है तो उसकी वैल्यू होती है 0, और A प्लस A बार की वैल्यू क्या होती है? 1 अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू ये 0, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? PQR। ये तो सही है। दूसरा अगर मैं देखूँ QR, दैट इज PQR प्लस R का बार टोटल बार। हमें पता है कोई भी फंक्शन होता है AB, अगर फंक्शन उस पर टोटल बार है तो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन लॉ क्या बन जाता है? ये A बार डॉट ऑफ B बार। तो थर्ड इक्वेशन, अगर मैं सेकेंड ऑप्शन देखूँ तो मेरे पास क्या है? QR, ये क्या बन जाएगा? PQ के बार प्लस R इंटू प्लस होता है। अगर यहाँ पे क्या है? डॉट है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, और अगर यहाँ पे प्लस है तो ये किस में चेंज हो जाता है? डॉट में। तो A बार डॉट B बार। तो यहाँ पे क्या है? प्लस, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? डॉट में। तो प्लस चेंज हो गया डॉट में R, और R के ऊपर एक और बार। अगर किसी भी चीज़ के 2 बार हो तो वो क्या हो जाती है? सेम क्वांटिटी। तो ये आपके पास क्या बनेगा? QR इंटू PQ बार इंटू R। ठीक है, तो R यहाँ से कॉमन निकल जाएगा तो ये क्या बनेगा? P बार, R कॉमन निकल गया, P बार प्लस Q बार इंटू Q। ठीक है, क्योंकि इसको लिख सकती हूँ ना आगे फर्दर, मैंने इसको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो ये क्या बना? R P बार Q, या फिर आप लिख सकते हो P बार Q ऑफ R, क्योंकि Q आपके पास आगे ही था ना, P बार Q ऑफ R, और Q प्लस Q बार क्या होगा? 0। तो सेकंड क्वांटिटी 0, तो ये ऑप्शन भी ठीक हो गया। अगर मैं थर्ड ऑप्शन चेक करूँ, C ऑप्शन, तो C ऑप्शन देखो, P ऑफ QR प्लस Q बार R। तो मैंने क्या किया? यहाँ से R कॉमन बाहर निकाल लिया, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है? इक्वल टू में PQ, लेकिन ये आया किसके इक्वल है? P बार के। तो ये ऑप्शन आपका इसका आंसर होगा, ये इनकरेक्ट है। फर्दर आप फोर्थ चेक भी कर सकते हैं, P बार Q प्लस P बार R। P बार बाहर निकाल लीजिए, P प्लस P इंटू P बार 0, तो टोटल वैल्यू क्या हो गई? 0। तो ये भी क्या हो गया? 0। तो बुलियन एक्सप्रेशन के इंपॉर्टेंट रूल है क्या कि A इंटू A बार शुड बी 0, A प्लस A बार इक्वल टू 1, A का डबल बार इज इक्वल टू A। अगर कोई भी फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो वो प्लस में चेंज होता है, और सेपरेट क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। अगर वो A प्लस B बार ओवर कॉम्प्लीमेंट है तो वो प्लस किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, और इंडिविजुअल पे क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मीन फ्री पाथ के बारे में पूछा गया है, और एक स्टेटमेंट पूछी गई है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है और कौन सी गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि मीन फ्री पाथ ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए मीन फ्री पाथ होता क्या है। तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस है, वो हमें क्या बताती है काइनेटिक थ्योरी, कि हर एक पार्टिकल इंडिविजुअल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो हर एक पार्टिकल जब इंडिविजुअल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनका जो नेट, जब भी मैं कोई
फील्ड लगाती हूँ तो वो पार्टिकल अलाइन हो जाते हैं। तो पार्टिकल का मीन फ्री पाथ का मतलब क्या होता है कि एवरेज डिस्टेंस ऑफ फ्री पाथ, जो पार्टिकल्स को फ्रीली मूव कर रहे हैं गैसेज में, उनका मीन जो पाथ होगा वो क्या होगा, मीन फ्री पाथ होगा। और बिल्कुल ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम पे भी और क्रॉस सेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल पे भी। सेकेंड हमारे पास स्टेटमेंट गिव है, द मीन फ्री पाथ ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अ गैस इंक्रीज करता है जब आपके कॉलिजन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो विद द लॉवरिंग ऑफ प्रेशर। तो देखो मीन फ्री पाथ का हमारे पास जो ये रहा मीन फ्री पाथ जो है वो किसके द्वारा लिखोगे आप, लैम्डा से, जिसकी वैल्यू होती है 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन। और एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, और सिग्मा यहाँ पे क्या है आपका रेडियस। तो इसका मतलब उसने पहले स्टेटमेंट में यही कहा था ना कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, और आपके पास ये किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। तो ये बात तो ही ठीक। दूसरा मैंने बताया कि वो क्या करता है कि मीन फ्री पाथ आपका डिपेंड करता है कि नहीं प्रेशर पे। उसने कहा कि अगर मैं प्रेशर को कम कर दूं तो मीन फ्री पाथ क्या होता है, इंक्रीज। बिल्कुल सही बात है। सेकंड उसने कहा कि अगर आपका कोलिजन जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। कोलिजन कब कम होगा, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, तब हमारे पास उसका कोलिजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एट एक सेकंड कंडीशन और भी है, टेम्परेचर इंक्रीज किया, साथ में आपने क्या किया, प्रेशर को लोअर किया, उस केस में ही आपका मीन फ्री पाथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या है, ट्रू। तो ये एक फॉर्मूला सफिशिएंट है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो इससे कितने भी क्वेश्चन वो क्यों ना पूछ ले, आपके सही जाएंगे। तो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन, क्योंकि ये टीजीटी साइंस के लिए भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि सेम स्टेटमेंट बतानी है कौन सी स्टेटमेंट सही है। उसने क्या है कि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉन्टिन्यूस। क्या वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स मॉलिक्यूल के कॉन्टिन्यूस होते हैं, नहीं। सेकेंड उसने कहा द रोटेशनल एनर्जी लेवल ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर कॉन्टिन्यूस। सॉरी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज आई थिंक करेक्ट होते हैं, रोटेशनल कॉन्टिन्यूस नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं और बढ़ते जाते हैं। थर्ड जो हमारे पास है, द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूल आर डिस्क्रीट बट नॉट इक्वली स्पेस्ड। फोर्थ है रोटेशनल एनर्जी लेवल ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल आर डिस्क्रीट बट नॉट इक्वली स्पेस्ड। तो हम देखते हैं जो रोटेशनल एनर्जी लेवल है वो किसके इक्वल होता है, E इज इक्वल टू बी, इसको बोलते हैं J × J+1/2 म्यू आर स्क्वेयर। इसको हम एक बी भी बोलते हैं ना, बी ऑफ रोटेशनल कांस्टेंट, या फिर ईजे को भी आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं J × J+1h²/2 म्यू आर स्क्वेयर। ये बीएससी का एक टॉपिक है, उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर थ्योरी से। तो आपको सीधा ही पता होना चाहिए कि रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू होती है ये, अगर J 0 है तो एनर्जी 0 है, अगर J 1 है तो एनर्जी ये है, और अगर J 2 है तो एनर्जी ये है। तो इसका मतलब ये एनर्जी इक्वल तो नहीं है, तो इसका मतलब एनर्जी इक्वली स्पेस्ड नहीं है और एनर्जीज क्या है, डिस्क्रीट है। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये रोटेशनल एनर्जी की बात हो रही है। और यहाँ पे जो J है वो क्या है, रोटेशनल क्वांटम नंबर, म्यू क्या है, रेड्यूस्ड मास, R क्या है उसका रेडियस। ये फॉर्मूला आता है जब हम दो डायटोमिक मॉलिक्यूल को एज अ रिजिड रोटेटर मानते हैं, तो उसका एनर्जी सेपरेशन की वैल्यू है ये। हम दूसरा इसने पूछा था वाइब्रेशनल एनर्जी। वाइब्रेशनल एनर्जी का लिखने का फॉर्मूला होता है E न्यू इज इक्वल टू न्यू प्लस 1/2 ऑफ H क्रॉस ओमेगा। इसका मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी क्या है, इक्वली स्पेस है। देखो हर एक में कितना स्पेस है, H न्यू नॉट। तो इसका मतलब नॉट इक्वली स्पेस बोला था, ये ऑप्शन गलत हो गया। इक्वली स्पेस बोलता तो ये सही होता। और सेकंड इसकी जो एनर्जी लेवल्स है वो क्या है, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस नहीं है। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है सारे एनर्जी लेवल एक ही लेवल में क्या हो जाए, स्प्लिट हो जाए, वो लेवल कॉन्टिन्यूस होता है। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट भी आपकी क्या होगी, इनकरेक्ट। सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, फोर्थ। ये फॉर्मूला भी याद रखने का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बीएससी का मैं आगे करवाऊंगी भी बहुत ही आसान वे में। आपको टॉपिक्स की सीरीज शुरू करने वाली हूँ मैं, कल से कोशिश रहेगी मेरी एक टॉपिक और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जितने प्रीवियस ईयर में पूछे गए और जितने एक्सपेक्टेड है वो हम डिस्कस करें। ठीक है, 19 क्वेश्चन दिया हुआ है मैक्सवेल रिलेशन से। मैक्सवेल रिलेशन आपको खुद ही फाइंड आउट करने आनी चाहिए। कैसे निकालते हैं हम बता देती हूँ। जिसे हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, फर्स्ट और सेकंड लॉ का एक कंबाइंड फॉर्म है। डायरेक्ट आप इसी को याद रखें, T.ds इज इक्वल टू DU प्लस P.dv। DU क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, P.dv क्या है, वर्क डन, और D.ds क्या है, हीट। ठीक है, अगर मैं इसका पार्शियली डेरिवेटिव लूँ किसके विद रिस्पेक्ट में,
ये इंटरनल एनर्जी का निकाल रही हूँ मैं सीधा। इंटरनल एनर्जी का अगर निकालूँ तो du/dv एट कांस्टेंट एंट्रोपी, तो ये क्या आएगा P, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी एट कांस्टेंट वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू T। तो हमारे पास ये जो रिलेशन आएगा ना, D वाला जो रिलेशन आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, इनकरेक्ट। सिर्फ हमसे तो क्या पूछा है, करेक्ट रिलेशन पूछा है, तो इसका मतलब करेक्ट के लिए आपको सब चेक करना पड़ेगा। सेकंड मैंने ऑप्शन सी चेक किया है, H क्या होता है, U प्लस PV। अगर मैं इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करूँ तो ये क्या आएगा, DH इज इक्वल टू DU प्लस P डॉट DV प्लस V डॉट DP। तो ये क्या बना, करली H T डॉट DS माइनस P डॉट DV, P डॉट DV से P डॉट DV कैंसिल हो जाएगा, तो करली H दैट इज एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या आएगा, T करली S प्लस V ऑफ करली P। तो अगर मैं इसका पार्शियली डिफरेंशिएट करूँ एट कांस्टेंट एंट्रोपी तो ये V के इक्वल आएगा, अगर प्रेशर का करूँ तो ये T के इक्वल आएगा। तो ये देखो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, सही ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि इसने करेक्ट ही पूछा था। चाहो तो आप इनको भी चेक कर सकते हो, मैं बता देती हूँ। यू को क्या लिख सकते हो आप, H माइनस TS, तो पार्शियली डिफरेंशिएशन करके भी आप कर सकते हो। और ए को क्या लिख सकते हो, U माइनस TS, तो आप इनका भी पार्शियली डिफरेंशिएशन जैसे DG का कर दे, DH माइनस T डॉट DS माइनस S डॉट DT। DH की मैंने वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, इसको रख देना, DG की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप इसको निकाल के देख सकते हो। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप चेक भी कर सकते हो क्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन, द प्रेशर इनसाइड अ टायर इज 4 टाइम्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफ द टायर इज ब्रस्ट सडनली एट टेम्परेचर 300 केल्विन द न्यू टेम्परेचर विल बी। तो यहाँ पे की पॉइंट है, सडनली ब्रस्ट करता है। जब भी कोई चीज़ सडनली चेंज होती है उस काइंड में हमारे पास जो प्रोसेस होती है वो होती है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसका मतलब इसने एडियाबैटिक प्रोसेस के द्वारा हमसे पूछा है कि फर्स्ट आपको प्रेशर गिवन है और सेकंड आपका जो न्यू टेम्परेचर है वो किसके इक्वल होगा। तो इसको करने का फार्मूला क्या है कि एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया प्रेशर और टेम्परेचर की फॉर्म में, कैसे, PV इज इक्वल टू NRT, n इक्वल टू 1 पे ये क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू RT। V को इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर रख लिया, तो यहाँ पे मेरे पास रिलेशन बना P की पावर 1 माइनस गामा, T गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और गामा यहाँ पे क्या है, CP और CV का रेशियो, ठीक है। इसने कहा है कि जो इनिशियल प्रेशर है वो 4 टाइम्स ऑफ द क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये हो गया। सेकंड प्रेशर वो कह रहा है कि सडनली ब्रस्ट होता है, उसके बाद प्रेशर कितना आ जाता है, 1 एटमॉस्फेयर। शुरू में टेम्परेचर आपको गिवन नहीं है तो टेम्परेचर क्या होगा, रूम टेम्परेचर, तो T1 इज इक्वल टू 300 केल्विन, और सेकंड फाइनल टेम्परेचर आपसे उसने पूछा है। तो यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर दो, P1 1 माइनस गामा T1 गामा इज इक्वल टू P2 1 माइनस गामा T2 ऑफ गामा। तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, T1 P1 बाई P2 1 माइनस गामा बाई गामा। यहाँ पे इसने कहा था एयर, स्टेटमेंट में आप देख भी लेना कि एयर के लिए गामा की जो वैल्यू है ये आपको पता होना चाहिए, 1.4 होगी। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस गामा 1 माइनस 1.4 बाई 1.4। तो यहाँ पे T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300 इंटू 4 पावर माइनस 2/7। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच ऑल, stay continue tuned with us, and more questions we discuss in our next videos. For daily updates follow and subscribe my channel Physics with Mamta. Thank you so much.